कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड चुनिए की शादी होने जा रही थी। वो अच्छे से ड्रेसअप होकर अपने दूल्हे का इंतज़ार कर ही रही थी कि उसे न्यूज़ मिलती है कि दूल्हा तो मंडप छोड़कर भाग गया है। ये सुनकर चुनिए की माँ को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। चुनिए कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत, आज तो वो मेरे हाथों से गया समझो। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड शाओबाई दूल्हे को भगाने में उसकी मदद कर रहा था। वो जो दूल्हा था वो कहता है कि तुम तो काफी धीमा चला रहे हो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ वरना वो चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। शाओबाई कहता है कि अब तो मैं इतनी तेज भगाऊंगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो दूल्हा था उसे उल्टियाँ हो रही थी क्योंकि शाओबाई ने कैरेज को काफी तेज भगाया था। वो उसे कहता है कि देखो, तुम मेरे कैरेज को इस तरह से उल्टी करके गंदा नहीं कर सकते, इसको साफ करने के अलग से पैसे लगेंगे। एक तो मैं अर्जेंट में तुम्हें भगाने के लिए आया और ऊपर से ये सारे तुम्हारे नखरे झेलो। अब चलो मुझे मेरे काम के पैसे दो। कि तभी ही वहाँ पर चुनिए आ जाती है। दूल्हा उसे देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि बेचारा अपनी पैंट ही गीली कर देता है। वो वहाँ से भाग पाता कि चुनिए उसे उठाकर पेड़ पर लटका देती है। शाओबाई कहता है कि तुम दोनों मारपीट बाद में कर लेना, पहले मुझे मेरे काम के पैसे दो। जूनिया उसे कहती है कि अच्छा तो ये तू है जिसने इसको भगाने में मदद की और मेरी शादी को बर्बाद कर दिया। शाओबाई कहता है कि इस लड़के ने मुझे कहा कि अगर मैं उसे अर्जेंटली यहाँ से भगा दूँ तो वो बदले में मुझे ढेर सारे पैसे देगा, तो बस इसी रीजन की वजह से मैं काम करने के लिए मान गया। जूनिया उसे कहती है कि तूने मेरी शादी बर्बाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुझे मेरे साथ आना होगा। तो वो मना करता है मगर जूनिया उसे घसीटते हुए ले जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बंधा हुआ था और जूनिया उसके ऊपर तलवार तान देती है। तो वो कहता है कि हम लोग शांति से भी तो बात कर सकते हैं ना। जूनिया उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम शाओबाई है, 20 साल के अनाथ जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। शाओबाई पढ़ता है कि मैं शाओबाई आज से चुनिए का नौकर हूँ, वो भी आधे साल के लिए। वो कहता है कि ये क्या है, इसमें तो मेरा अंगूठा भी लगा हुआ है, ये सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि यहाँ के चीफ मेरे अंकल है, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, तुम पक्का मेरे सामने केस को हार जाओगे, या फिर क्यों ना मैं ही तुम्हें झूठे केस में फंसाकर तुम्हें टपका दूं। ये सुनकर शाओबाई तो डर जाता है। वो कहता है कि मेरे जैसा आवारा लफंगा लड़का तुम्हारा नौकर बनने के लायक नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे पाद मारने की तरह खुला हवा में छोड़ दो। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शाओबाई जूनिया के घर पर नौकर वाले काम कर रहा था और बेचारे को एक के बाद एक तुरंत काम मिलते ही जा रहे थे। शाओबाई यहाँ से भागने की काफी सारी नाकामयाब कोशिशें करता है मगर आखिरकार गार्ड्स के हाथों पकड़ा ही जाता है। ये है कहानी का सेकंड मेल लीड सियांग और इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है। जूनिया उसके घर पर आई थी, ये देखकर सियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। मगर जूनिया उसे केस के बारे में डिस्कस करने लगती है। जूनिया को किसी क्रिमिनल को पकड़ना था मगर सियांग को इसका कोई आइडिया नहीं था, तो वो जूनिया की मदद नहीं कर पाता। शाओबाई सोचता है कि क्यों ना मैं रात के अंधेरे में ही फुर हो जाऊं। जब वो यहाँ से भाग रहा था कि जूनिया उसे देख लेती है तो वो कहता है कि मैं तो बस तारों को देख रहा था, यह आसमान कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। जूनिया उसे अपने पास बुलाती है तो वो डरते हुए उसके पास जाता है। जूनिया अभी उसी केस को स्टडी कर रही थी तो शाओबाई ये देखकर कहता है कि तुम ये सब कुछ उल्टा कर रही हो। इतना कहकर वो उसकी मदद करने लगता है। चलो, शाओबाई ने जूनिया की आधी मदद तो कर ही दी थी। वैसे गाइस, मैं ये बात बताना तो भूल ही गई कि जूनिया एक पुलिस ऑफिसर है। शाओबाई जूनिया की मदद करने के बाद खुद की ही तारीफ कर रहा था कि मैं तो सच में काफी कमाल का हूँ। ये सुनकर जूनिया उसे धो डालती है। अगले सीन में वो जूनिया को गालियां दे रहा था एंड खुद से कहता है कि किसने कहा था कि तुम उसकी मदद करो। अगले दिन जूनिया शाओबाई के बताए हुए तरीकों से उस क्रिमिनल को पकड़ ही लेती है मगर वो वहाँ से भागने लगता है तो जूनिया उसके पीछे पड़ जाती है और उसे फाइट करने लगती है। घर में शाओबाई देखता है कि जूनिया और बाकी सभी गार्ड्स नहीं है तो वो यहाँ से भाग जाता है एंड बाहर आने के बाद आज़ादी के मजे ले ही रहा था कि उसका ध्यान जूनिया पर जाता है। वो जिस तरह से उस क्रिमिनल से लड़ रही थी तो वो दूर से ही इस शो के मजे लेने लगता है। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में जूनिया के ऊपर लकड़ियां आकर गिरती है। वो क्रिमिनल जूनिया को जान से मारने ही वाला था कि शाओबाई आकर उसे डंडे से धोना शुरू कर देता है। लेकिन शाओबाई है तो एक घरेलू आदमी, वो उसके सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। वो क्रिमिनल उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी ही जूनिया आकर उसे बचा लेती है। फिर वो दोनों मिलकर उस क्रिमिनल को ठिकाने लगा देते हैं। शाओबाई कहता है कि देखो,
मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, अभी मुझे कोई तारीफ नहीं सुननी है। तो जुनिये कहती है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मगर तुमने एक रियल मैन की तरह फाइट की। शाओबाई बेहोश हो जाता है तो जुनिये उसे उठाकर घर लेकर आती है। एक दिन के बाद जब उसे होश आता है तो उसे सपने में ये दिखाई देता है कि जुनिये उसे किस कर रही है, मगर वहाँ पर तो अंकल थे जो कि जुनिये के ही घर पर काम करते हैं। उस अंकल को देखकर शाओबाई का तो मुंह ही बन जाता है। अगले सीन में शाओबाई किसी रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर उसकी मुलाकात जियांग से होती है। शाओबाई उसे देखकर कहता है कि अब तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं जियांग, जुनिये का बॉस हूँ। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि देखो ना, मैंने उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कितनी सारी मेहनत की, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए? जिस तरह की वो इशारे कर रहा था तो जियांग को लगता है कि इसे पैसे चाहिए। वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे आज़ादी चाहिए। कि तभी ही वहाँ पर जुनिये आ जाती है तो वो चुप हो जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में ये सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे क्योंकि उसने एक बहुत बड़े क्रिमिनल को जो पकड़ लिया था। वेटर उनके लिए खाना लेकर आ रहा था मगर उसमें तो जहर था, जिस वजह से उस वेटर की मौत हो जाती है। शाओबाई उस वेटर की लाश को देख ही रहा था कि जुनिये उसे साइड में हटा देती है एंड खुद उस लाश को देखने लगती है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दो, यहाँ से कोई भी अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे वो उस रेस्टोरेंट के ऑनर और शेफ को बुलाती है एंड उसे कहती है कि यहाँ पर कोई हमें जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें बेचारा वेटर मारा गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर देने का काम तुम दोनों का है? ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड कहने लगते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ भी पता नहीं है। जुनिये उन्हें थोड़ा डराती है मगर फिर भी इनका बयान तो नहीं बदलता। वो बस यही कहे जा रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया है। इससे जुनिये को पता लग जाता है कि ये दोनों बेकसूर है। आगे जियांग और जुनिये दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में कल्प्रेट हो कौन सकता है। कि शाओबाई आगे आकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे शाओबाई का तो जरा सा भी मन नहीं था कि वो जुनिये की मदद करे, मगर उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना था, इसीलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। शाओबाई उसे कहता है कि इस सीन को हमें रिक्रिएट करना होगा। फिर ऐसा ही होता है और शाओबाई एक ही सेकंड में पकड़ लेता है कि आखिर में असली कल्प्रिट है कौन। जुनिये उसे पूछती है कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, भला हमारी तुमसे क्या दुश्मनी? तो वो लड़का कहता है कि मैं उसी क्रिमिनल का फ्रेंड हूँ जिसको तुमने अभी अभी पकड़ा था। वो सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा सेवियर भी है। वो गुस्से में शाओबाई को मारने चाह ही रहा था कि जुनिये उसे पकड़ लेती है। शाओबाई उसे एक चपेट मारते हुए कहता है कि तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। फिर उस लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। जियांग शाओबाई से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो। शाओबाई भी चौड़ मारते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वो उस शेफ और रेस्टोरेंट मालिक के पास जाकर कहता है कि देखो ना, मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इनाम में कुछ देना चाहिए? अगर आज मैं नहीं होता तो तुम दोनों उस लड़के की जगह पर जेल के अंदर होते। ये सुनकर ये दोनों ही कहते हैं कि तुमने तो ठीक कहा, हम तुम्हारे काफी शुक्रगुजार हैं। तुम यहाँ पर जब चाहे जितना चाहे खाना खा सकते हो, वो भी फ्री में। शाओबाई वाज लाइक, मैं यही तो चाहता था। जब वो घर आता है तो उसे प्रमोशन मिल जाता है। अब वो सेकंड लेवल का नौकर था। अब से उसे कपड़े धोने, बर्तन मांजने का काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जुनिये के रूम की साफ सफाई करनी होगी। शाओबाई अपने रूम में कपड़े पहनते हुए आ रही थी तो वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है कि वो उसे कहती है कि चलो मेरे साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो। शाओबाई मना करता है तो वो कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम्हें ऑफिस की भी सफाई करनी होगी। ये सुनकर वो मान जाता है पर कहता है कि प्लीज तुम मेरे चेहरे पर मत मारना, लेकिन पहला ही मुक्का उसके फेस पर लगता है। फिर तो जुनिये बिना पानी के उसे धोना शुरू कर देती है। बेचारा अपनी जान छुड़ाने की काफी सारी नाकामयाब कोशिशें करता है कि जुनिये तभी ही उसकी हड्डी तोड़ देती है। आगे जुनिये की तीसरी आंटी का बर्थडे आने वाला था तो उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। जुनिये कहती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर अगर मैं गई तो सभी लोग मेरी शादी के बारे में बात करने लगेंगे। शाओबाई बेचारा अपनी टूटी हुई हड्डी को फिर से छोड़कर उसी तरफ आ ही रहा था कि जुनिये को लड़की वाले ड्रेस में देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है। जुनिये का ध्यान जब उस पर जाता है तो वो उसे कहती है कि क्या देख रहे हो, जाकर अपना काम करो। ये सुनकर शाओबाई सोचता है
कि पक्का ये मेरा कोई इल्यूशन था, क्योंकि ये चुड़ैल कभी भी अप्सरा नहीं बन सकती। मगर अगले ही सीन में वो जुनिया के ही ख्यालों में खोया हुआ था कि अंकल आकर उसे कहते हैं कि तुम किस लड़की के बारे में सोच रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अंकल तो बहुत ही ज्यादा चालू आदमी थे, वो जूनिया की तारीफ करने लगते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, जूनिया ब्यूटीफुल तो है। ये सुनकर अंकल कहते हैं कि पकड़ लिया, मुझे पता ही था कि तुम जूनिया के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तो वो कहता है कि सड़ियल बुढ़े कहीं के, तुझे क्या और कोई काम नहीं है, यहाँ से निकलना। अगले दिन वो जूनिया का मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए इंतजार कर रहा था, मगर जब वो नहीं आती तो वो जूनिया की पर्सनल मेड जिसका नाम है शंग शंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी मैडम इसी तरह से लड़कों को धोने का काम करती है। शंग शंग कहती है कि तुम वो पहले लड़के हो जिसके साथ मेरी मैडम ने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है। ये सुनकर वो तो ब्लश करने लगता है कि तभी ही वहाँ पर एक गार्ड आकर उसे उठाकर जियांग के पास लेकर जाता है। शाओबाई तो जियांग से लड़ना ही शुरू कर देता है कि ये कोई तरीका है मुझे अपने पास बुलाने का। मगर तभी ही इन दोनों लड़कों का ध्यान इस पर जाता है। वो दोनों उसे घूर ही रहे थे कि जियांग पहले होश में आकर जल्दी से जूनियर को अपना क्लोक उठाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। ये देखकर शाओबाई को तो गुस्सा आ जाता है, मतलब कि वो जेलस था। यहाँ नदी के पास से एक लाश मिली थी, इसलिए जियांग ने शाओबाई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया था। शाओबाई उस लड़की की लाश को ध्यान से देखता है एंड कहता है कि इसको तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा है, लगता है कि किसी ने इसका रेप करके इसे मार डाला है। तभी ही उस औरत का पति भागा हुआ वहाँ पर आता है एंड अपनी पत्नी की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है। वो शाओबाई को बताता है कि उसने जो जूते पहने थे और उसने जो ज्वेलरीज पहनी थी वो बहुत ही ज्यादा कीमती थी। ये सुनकर शाओबाई और बाकी सभी लोगों को ये लगता है कि कातिल ने खून करने के बाद कीमती सामान चुरा लिया। शाओबाई कहता है कि इस औरत का खून जिस तरह से किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि असली कातिल कहीं ना कहीं दवाई की दुकान पर ही मिलेगा। ये सुनकर जूनियर के दोनों गार्ड्स उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। आगे ये दोनों जब घर आ रहे थे तो शाओबाई कहता है कि देखो ना, मैंने तो केस को सॉल्व करने में तुम्हारी कितनी मदद की, तो तुम बदले में मुझे पैसे दो। ये सुनकर वो उसे घूर कर देखती है तो वो कहता है कि ठीक है, तो मुझे मसाज ही दे दो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। जूनियर उसके हाथ को जोर से दबाती है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं चाहिए। जूनियर ने अभी भी जियांग का वही वाला क्लॉक पहना हुआ था, तो ये देखकर वो जेलस होने लगता है, मगर फिर उसका ध्यान जाता है कि जियांग के कपड़ों पर एक अजीब सा निशान लगा हुआ है। आगे शंग शंग जब इस कपड़े को धोने के बाद जियांग को वो देने जा रही थी कि शाओबाई कहता है कि क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूँ। जब वो दोबारा जियांग के कपड़े को देखता है तो उसमें वो वाला निशान नहीं था जो कि उसने पहले देखा था। वो जल्दी से जूनियर के पास जाकर कहता है कि जियांग खतरे में है। तुमने देखा था ना कि जियांग के कपड़े पर एक अजीब सा बटरफ्लाई का निशान था, लेकिन अब वो गायब है, यानी कि कोई उसे मारना चाहता है। कल जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो सभी लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर चैन की मौत हो गई, उसके कपड़ों पर ऐसा ही एक बटरफ्लाई का निशान देखा गया था, मगर फिर जब वो गायब हो गया तो किसी ने उसे मार डाला और उसकी लाश को नंगा कर दिया। जूनियर उसे कहती है कि मगर जियांग को कोई भला क्यों मारना चाहेगा, तो वो कहता है कि जियांग एक फेमस पर्सन है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है, तो वो कातिल उसे मारकर उसकी रेपुटेशन को खराब करना चाहता है। अगले सीन में जियांग अपने कमरे में बुक रीड कर रहा था और ये दोनों घर के बाहर पहरा लगा रहे थे। जूनियर को ठंड न लग जाए इसलिए शाओबाई अपने साथ हॉट बैग लेकर आया था जो कि वो उसे दे देता है। शाओबाई का ये जेस्चर जूनियर को काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो देखती है कि ठंड तो शाओबाई को भी लग रही है, इसलिए वो उस हॉट बैग को बीच में रख देती है। ये देखकर शाओबाई के दिल में तो गुदगुदी होना शुरू हो जाती है। वो जूनियर का हाथ टच करना चाहता था, मगर तभी ही वो किलर वहाँ पर आ जाता है। वो जियांग को बेहोश करके उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पर जूनियर आकर उसे रोकती है। वो उसे पूछती है कि तुम जियांग को क्यों मारना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं जियांग की ही वजह से काफी सालों तक जेल में रहा था। शाओबाई कहता है कि ये रीजन नहीं है, असली रीजन तो ये है कि तुमने सभी हैंडसम लड़कों को ही मारा और उसे मारने के बाद नंगा कर दिया ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो सके। क्या तुम्हें हैंडसम लड़कों से जलन होती है? तो वो कहता है कि तुमने सही पहचाना, वैसे सेक्सी बॉडी, क्यूट फेस और चिकने, तेरा नाम तो बता। तो शाओबाई कहता है कि तू अपनी गंदी जबान को लगाम दे। ये सुनकर वो लड़का कहता है
कि तुम तो मुझे कोई मीठे अमरूद की तरह लगते हो। शौबाई कहता है कि छी, ये लड़का कितना ठरकी है। जुनिये उसे पकड़ पाती कि वो लड़का पाउडर छिड़क कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में जियांग को होश आ गया था। वो जुनिये को थैंक यू कह रहा था कि अगर तुम ना होती तो आज मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों ही चली जाती। थैंक यू कहने के टाइम पर वो जुनिये के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था तो शौबाई जेलस होने लगता है। वो उन दोनों को अलग करने के लिए उसी किलर के बारे में बात करना शुरू कर देता है। आगे जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो शौबाई जुनिये से पूछता है कि क्या तुम्हें जियांग पसंद है, तो वो कहती है कि हाँ, जियांग बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। वो सिर्फ दिखने में ही हैंडसम नहीं है बल्कि जेंटल, केयरिंग, एलिगेंट और पैसे कमाने में भी अच्छा है। हमारे इस सिटी में उसे तो सभी लोग पसंद करते हैं। ये सुनकर शौबाई कहता है मगर मैं उसे पसंद नहीं करता। जियांग मुझे पसंद नहीं है। मुझे खेलना पसंद है, मुझे पैसे कमाना पसंद है, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है और मुझे तुम भी पसंद हो। जुनिये शौबाई के इस कन्फेशन का उसे कोई भी जवाब नहीं देती एंड वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शौबाई को काफ़ी फीका खाना मिलता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, इसमें मिर्च तो डाली ही नहीं, मिर्च कहाँ पर है। कि तभी ही वहीं वाला गार्ड आकर उसे फिर से उठाकर जियांग के पास लेकर जाता है। जियांग उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, इन्वेस्टिगेशन का काम तुम काफी अच्छे से कर लेते हो, तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर बनाऊं। वो कहता है कि क्या ये सब कुछ जुनिये की वजह से तुम कह रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, जुनिये ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ये मेरा खुद का अपना आइडिया है। शौबाई कहता है कि मुझे मंजूर नहीं। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें सैलरी कम पड़ रही है तो मैं बढ़ा दूंगा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी ही शौबाई का ध्यान जाता है कि जुनिये बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही है। तो वो कहता है कि देखो, मैं एक साथ 2 मास्टर के यहाँ काम नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को जुनिये को सौंप दिया है। अब जुनिये ही इकलौती मेरी मास्टर है और मैं उसका सेवक। तभी ही जुनिये दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। शौबाई को तो लग रहा था कि ये पक्का उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस हो गई होगी, मगर वो उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, तुम यहाँ पर रहकर काम करो या फिर दूसरा, टॉयलेट साफ करो। शौबाई कहता है कि मुझे टॉयलेट साफ नहीं करना है, मैं यहीं पर ही काम कर लूंगा। आगे शौबाई मुंह लटकाए हुए जियांग के ऑफिस में बैठा था कि जियांग उसके पास आकर कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं जुनिये के साथ सनराइज को देखने जाऊंगा। शौबाई के ये सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। वो फिर से यहाँ पर जेलस होने लगता है। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो शौबाई उसका पीछा करता है। वो सोचता है कि पहाड़ तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो क्या ये दोनों जंगल में ही रात गुजारने वाले हैं। ये जियांग का बच्चा बाहर से तो दिखाता है कि वो कोई साधु संत है, मगर अंदर से ही वो एक हैवान है। तभी ही वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो। इस बार वो सामने से उठने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो उस जगह पर पहुँचता है तो कमरे के अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो तुरंत दरवाजा खोलकर काफी गुस्से से कहता है कि तुम दोनों दिन दहाड़े क्या कर रहे हो। मगर ये दोनों तो किसी कछुए को देख रहे थे और इसी कछुए का नाम सनराइज था। शौबाई को जब पता लगता है कि सनराइज कछुए का नाम है तो वो कहता है कि भला ऐसा नाम कौन रखता है। वो चिढ़कर वहाँ से जा ही रहा था कि उसका सामना अंकल से होता है। अंकल उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जुनिये को पसंद करते हो, तो क्या तुम दोनों के बीच में बात आगे बढ़ी। शौबाई कहता है कि इससे आपको क्या, आप अपने काम से काम रखिए ना। तो अंकल कहते हैं कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम शन फैमिली के दामाद बन जाओ। अगर जुनिये तुम्हें भाव नहीं दे रही तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर शौबाई कहता है कि अंकल, मैं तो आपको कोई सड़ियल बुढ़ा समझ रहा था, मगर आप तो देव मानुस निकले। अंकल कहते हैं कि एक बार जुनिये से तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद मैं उसकी माँ से शादी कर लूंगा। जिस तरह से जुनिये को एक करने में मैंने तुम्हारी मदद की, तो तुम भी बाद में मेरी मदद करना। ये सुनकर शौबाई कहता है कि तुम तो अभी भी वही सड़ियल बुढ़े हो, मैंने खामखा तुम्हें अच्छा समझ लिया था। आगे अंकल को जब पता लगता है कि जियांग जुनिये के साथ सचमुच का सनराइज देखने जाने वाला है, तो वो उसे कहते हैं कि सनराइज में क्या देखना, चलो मैं तुम्हें सनसेट दिखाता हूँ। इतना कहकर अंकल जियांग को अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं ताकि जुनिये और शौबाई अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। जुनिये शौबाई से पूछती है कि क्या तुम कल मेरे साथ सनराइज देखने चलोगे, तो वो उसे हाँ कह देता है। अगले दिन वो दोनों सनराइज देख रहे थे। वो उसे पूछती है कि उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्या ये बात सच है। शौबाई कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी स्माइल से प्यार है,
तुम जो करती हो उससे प्यार है, तुम्हारे कैरेक्टर से प्यार है, तुम जिस तरह से लोगों की मदद करती हो उससे भी प्यार है। ये सब कुछ कहते हुए शाओबाई उसके काफी क्लोज आ रहा था। जुनिये अपनी आंखें बंद कर लेती है तो हम ऑडियंस को ये लगता है कि यहाँ पर हमें कोई किसिंग सीन देखने को मिलेगा, मगर ये तो बस हमारा एक वहम था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शाओबाई जुनिये से पिटते हुए आ रहा था। वो कहता है कि अगर वो मुझे पसंद करती है तो उसने मुझे इस तरह से मारा क्यों। आगे इनके पास फिर से एक मर्डर केस आता है। ये पिछली ही बार की तरह सेम था। इस औरत के भी जूते और ज्वेलरीज गायब थी और इसे भी काफी बुरी तरीके से मारा गया था। जुनिये कहती है कि हमें उस औरत के कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, हम उसे पकड़ नहीं पाए, मगर जरा इसकी हिम्मत तो देखो, इसने दूसरा खून कर दिया। शाओबाई अपने मन में सोच रहा था कि उस नदी के पास जिस औरत की लाश मिली थी और यहाँ पर जिस औरत की लाश मिली है उसमें क्या सिमिलैरिटीज है। वो काफी शॉक्ड होकर जुनिये से कहता है कि हमने गलत अज्यूम कर लिया था, कातिल कोई आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा मोटी औरत है। आगे वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, मगर जब उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता तो जुनिये को काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने हाथ को दीवार पर मारती है कि तभी ही उसका ध्यान जाता है कि इस दीवार पर तो खून लगा हुआ है। जुनिये कहती है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि सुअर का खून है। ये सुनकर शाओबाई कहता है कि हमारी सिटी में जितने भी पोर्क के रेस्टोरेंट हैं उन सभी में चेकिंग करो। अगर रेस्टोरेंट की मालकिन कोई मोटी औरत हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। अगले सीन में उनको ऐसी ही एक दुकान मिल गई थी जिसकी ऑनर एक मोटी औरत थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में मीट को कट कर रही थी कि शाओबाई उसके पास आकर उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है कि एक लड़की ऐसी थी जिसको कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो दिखने में काफी बदसूरत और मोटी थी। उसके डैड ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा दी। उसका पति उसे पहले तो बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, मगर बाद में उसका इंटरेस्ट उस मोटी लड़की में से खत्म हो गया। वो मोटी लड़की अपने पति का ये बिहेवियर समझ नहीं पाई, मगर एक दिन उसे पता चला कि उसकी तो बाहर एक मिस्ट्रेस है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब उस मोटी औरत के पति ने घर का सारा कीमती सामान चुरा लिया एंड वो उस मिस्ट्रेस के साथ भाग गया। जब इसके बारे में उसके डैड को पता चला तो उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। वो लड़की ये सब कुछ सह नहीं पाई और उसने गलत राह पर चलना शुरू कर दिया। जब भी वो लड़की किसी कपल को खुश होते हुए देखती है तो वो उस औरत को मार देती है। वो मोटी लड़की ये कहानी सुनकर सोचती है कि इसको तो मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया है, तो वो शाओबाई को जान से मारने की कोशिश करती है कि जुनिये आकर उसे रोकती है। जुनिया अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसको पकड़कर जेल में डाल दो। वो मोटी लड़की कहती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने जिस भी औरतों को मारा वो इनोसेंट नहीं थी और मैंने उन्हें मारकर कोई भी गलती नहीं की है। जाते जाते वो जुनिया को भी श्राप देकर जाती है कि तुम्हें भी मेरी ही तरह एक पति मिलेगा जो कि किसी दूसरी औरत को पसंद करता होगा और तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह तड़पोगी। ये सुनकर जुनिया थोड़ी सैड हो जाती है कि शाओबाई उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये दोनों इसी तरह से हाथ पकड़ते हुए जब घर पर आते हैं तो वहाँ पर जुनिये की माँ आई थी। ये देखकर जुनिये तो वहाँ से भाग जाती है, मगर शाओबाई को उसकी माँ पकड़ लेती है और उसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देती है। आंटी जिस तरह के सवाल पूछ रही थी तो शाओबाई को लगता है कि आंटी तो मुझे अपना दामाद बनाने की तैयारी कर रही है, मगर आंटी कहती है कि अंकल कैसे है। मुझे पता है कि अंकल एक अच्छे इंसान है, मुझे जुनिये को इसके बारे में बताना है, मगर क्या वो मानेगी। शाओबाई कहता है कि क्या ये आंटी तो अंकल की शादी जुनिये से करवाना चाहती है। आंटी उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम जुनिये से अंकल के बारे में बात करो ताकि वो मान जाए। शाओबाई ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मगर पैसों के लालच में आकर वो ये काम करने को भी तैयार हो जाता है। आगे जब वो जियांग के पास जाता है तो वो कहता है कि क्या तुम मेरी तरफ से ये जुनिये को दे दोगे। वो मना करता है, मगर फिर भी उसे ये करना ही पड़ता है। वो जुनिये के पास जाकर पहले जियांग वाली खबर सुनाता है कि तुम्हारा कैपिटल के पुलिस स्टेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम रिजेक्ट हो गई हो। जुनिये का इस पर कोई रिएक्शन ना आता देकर वो सोचता है कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर शाओबाई वो बात करता है जो कि जुनिये की माँ ने उसे कहने को कहा था कि वो चाहती है कि तुम जल्दी से शादी करके खुश रहो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। वो कहता है कि मैंने इतनी बड़ी खबरें सुनाई, मगर देखो तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हम अंकल आंटी को देखते हैं जो कि प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। आंटी कह रही थी कि पता नहीं हमारी शादी के लिए जुनिये मानेगी कि नहीं। इससे हमें पता लगता है कि आंटी तो अंकल के साथ शादी करने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन शाओबाई को ये गलतफहमी हो गई
कि आंटी जुनिये की शादी अंकल से करवाना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने चाह ही रहे थे कि तभी ही वहाँ पर जुनिये आ जाती है। जुनिये को देखकर ये दोनों काफ़ी घबराते हुए उठ जाते हैं। जुनिये उनसे कहती है कि आप लोग बैठिए, हमें बात करनी होगी। ये सुनकर ये दोनों काफ़ी घबराते हुए अपनी तशरीफ़ रखते हैं। जुनिये अंकल से पूछती है कि आपकी एज क्या है, तो वो कहते हैं कि 43। जुनिये उसे पूछती है कि तो आप क्या मेरी माँ से शादी करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ। जुनिये कहती है कि आप इस तरह से कैसे शादी कर सकते हैं? आपका अपना कोई खुद का घर नहीं है, आप ना तो कोई अच्छा काम धंधा करते हैं, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर अंकल कहते हैं कि भले ही मेरे पास घर या फिर कोई काम धंधा ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से रखूंगा। जुनिये को भी पता था कि अंकल काफ़ी अच्छे इंसान है, इसलिए वो उन दोनों की शादी के लिए मान जाती है एंड कहती है कि आप लोग इस महीने की इस तारीख को शादी कर लेना, मुहूर्त काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शौबाई सो रहा था कि जुनिये उसके पास आती है। शौबाई अचानक से ही उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे कमरे में इस तरह से क्यों आई हो? कहीं तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं करने वाली हो ना? मगर फिर लेट कर कहता है कि तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो, मगर हाँ थोड़ा जेंटली करना। अब होना क्या था, जुनिये से उसे एक जोरदार मुक्का पड़ता है। आगे वो उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जा रही थी। यहाँ पर ये दोनों अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे, मगर इन दोनों ने ही फैसला किया था कि जुनिये और शौबाई की शादी के बाद ही ये दोनों शादी करेंगे। यहाँ जुनिये अपनी माँ की शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो ड्रिंक कर रही थी और शौबाई उसके साथ था। वो उसे कहता है कि अंकल बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, तो तुम अपनी माँ की ज्यादा फिक्र मत करो, अंकल उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। जुनिये कहती है कि तुमने तो ठीक कहा, अंकल और मेरी माँ एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, मुझे उन दोनों की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो ये सुनकर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। जुनिये उसे देखने लगती है तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर वो उसे दीवार की तरफ धक्का देती है एंड जैसे ही उसे किस करने वाली थी कि तभी ही वहाँ पर वेटर आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। फिर जुनिये शर्मा कर वहाँ से जा रही थी तो शौबाई उसे गले लगा लेता है। जुनिये अब रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे कैपिटल के पुलिस स्टेशन में काम करना था, मगर उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ? मुझे सिर्फ लड़ना ही आता है, मैं तुम्हारी तरह किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है। ये सुनकर शौबाई सोचता है कि तो इसका इतना ज्यादा पीने का रीजन ये है। वो उसे कंसोल करने लगता है एंड कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुम लोगों की मदद करती हो, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम सिर्फ मार्शल आर्ट में अच्छी हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा ब्रेन और तुम्हारी फिजिकल पावर, हम इन दोनों की मदद से केस को सॉल्व करेंगे। ये सुनकर जुनिये खुश हो जाती है एंड उसे थैंक यू कहती है। वो उसे फिर से किस करने के लिए जा रही थी कि बेहोश हो जाती है। शौबाई कहता है कि क्या मैं इतना ज्यादा अनलकी हूँ कि दोबारा भी मैं इसे किस नहीं कर पाया। जब वो उसे उठाकर घर लेकर जा रहा था कि एक लड़का आकर कहता है कि शौबाई कि तुमने मुझे पहचाना, तो वो कहता है कि तुमने अपना चेहरा कवर करके रखा है, तो मैं भला तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगा। वो लड़का कहता है कि अब बोलो। शौबाई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, अब चल रास्ते से हट, मुझे इसे घर लेकर जाना है। मगर वो लड़का कहता है कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, मैं सिटी का नंबर 1 किलर हूँ और तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्या तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है? शौबाई उसे पूछता है कि तो तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? वो किलर कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो शौबाई कहता है कि उसने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं उसे दुगने दूंगा। लेकिन किलर कहता है कि मैं उसे गद्दारी नहीं कर सकता। शौबाई समझ जाता है कि ये तो ठीक आदमी है, इसलिए वो उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है एंड कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। और ये बेवकूफ नंबर 1 किलर उसकी बातों में आ भी जाता है एंड शौबाई को बिना मारे ही चला जाता है। तब तक तो जुनिये भी उठ गई थी। वो कहती है कि तुमने तो उसे अच्छा खासा उल्लू बनाया। शौबाई कहता है कि तुम उठ क्यों गई, मुझे तो तुम्हें उठाकर घर लेकर जाना था, अब फिर से सो जाओ। आगे 6 महीने पूरे हो गए थे तो शौबाई को इस नौकरी वाली जिंदगी से आज़ादी मिल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर इन दोनों को चिढ़ा रहा था तो उनमें से एक को काफी गुस्सा आ जाता है, मगर दूसरा वाला उसे पकड़ लेता है। फिर शौबाई जियांग के पास जाकर ये खुशखबरी सुना रहा था कि मैं तो आजाद हो गया। उसके जाने के बाद जुनिये जियांग के पास आती है तो जियांग उसे कहता है
कि अभी तक हमने उस बटरफ्लाई वाले बंदे को नहीं पकड़ा है, तो पहले तुम्हें उस बंदे को पकड़ना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक अर्जेंट केस में काम करना होगा। कैपिटल की तरफ से हमें एक केस मिला है जिसमें 20 साल के लड़के को ढूंढना है। उस बंदे के कंधे पर एक बर्थ मार्क है जो कि थोड़ा थोड़ा लाल कलर का है। अगले सीन में चुनिए इसी बारे में सोच रही थी कि अब मैं उस 20 साल के लड़के को कहाँ ढूंढूंगी कि तभी ही उसके पास शौबाई आ जाता है। वो उसे कहती है कि शौबाई अभी तुम मुझे चाहिए। ये सुनकर वो ब्लश करते हुए कहता है कि तो फिर हम तुम्हारे रूम में चाहिए या फिर मेरे रूम में। तो वो कहती है कि प्रैक्टिस रूम में। शौबाई यहाँ आकर अपने फुल मूड में आ जाता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने कपड़े पहनो। मगर तभी ही वो देख लेती है कि शौबाई के कंधे पर एक बर्थ मार्क है। जुनिया अभी के लिए इस बात पर ज्यादा गौर करती ही नहीं कि वो 20 साल का लड़का शौबाई भी हो सकता है। वो ये सोचती है कि शायद इसे कहीं चोट लग गई होगी। तभी ही शौबाई उसे कहता है कि आज तुम कुछ भी नहीं करोगी, जो करना है वो मैं करूँगा। ये सुनकर वो उसे मुक्का मार देती है। अगले सीन में वो ये मुक्का खाने के बाद भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था कि जुनिया की माँ उसके पास आकर उन दोनों की शादी के बारे में बात करने लगती है। तो वो शर्माते हुए उसी फ्री के रेस्टोरेंट में खाने के लिए चला जाता है। रेस्टोरेंट ऑनर उसके पास आकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जुनिया के साथ शादी करने वाले हो। अभी सभी लोग तुम्हारी ही बारे में बात कर रहे हैं कि तुम जल्दी ही शन फैमिली के घर जमाई बन जाओगे। ये घर जमाई वाली बात शौबाई को जरा सी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ऑनर कहता है कि डोंट वरी, मैं भी एक घर जमाई हूँ, जरा मुझे देखो मैं किस तरह से रहता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बस छोटी सी ये सलाह दे सकता हूँ कि तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। आगे शौबाई इस घर जमाई वाली बात को सुनकर काफी परेशान हो गया था कि उसके पास जुनिया आती है। जुनिया उसे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा सैड क्यों हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा बीमार था। मगर फिर कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो इस पर वो मान जाती है, मगर फिर कहती है कि चलो हॉस्पिटल जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, अब मेरा बुखार चला गया है। उन दोनों को इस तरह से जाते हुए एक बंदा भी देख रहा था, लेकिन अभी के लिए हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। अगले दिन जुनिया को पता लगता है कि सियांग किसी मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए दूसरी सिटी में जा रहा है। जुनिया कहती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मगर सियांग मना कर देता है कि तुम्हारी शादी जल्दी ही शौबाई से होने वाली है, तो तुम सिर्फ शादी पर ही फोकस करो। इतना कहते हुए वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जा रहा था। इससे हमें पता लग जाता है कि सियांग को जुनिया की शादी की खबर सुनकर जरा सा भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि वो जुनिया को पसंद करता था। अगले सीन में जुनिया अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी शंग के साथ कि तभी ही वो सुनती है कि कोई चोर किसी लड़की का पर्स लेकर भागा है। तो अब उसके अंदर की पुलिस वाली जाग उठती है और वो जल्दी से उस चोर को पकड़ने के लिए भागने लगती है। मगर ये कोई चोर नहीं बल्कि वही बटरफ्लाई वाला किलर था, जो कि जुनिया पर पाउडर छिड़क कर उसे किडनैप कर लेता है। शंग आकर इन सभी को खबर सुनाती है कि जुनिया लापता हो गई है। तो ये सभी लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर शौबाई इस पाउडर को देखकर समझ जाता है कि ये काम जरूर उस ठरकी बटरफ्लाई वाले किलर का होगा। वो उसके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए जुनिया की तरफ जा रहा था कि तभी ही हम फिर से उस बंदे को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर इस किलर ठरकी की ठरकपन जाग उठती है। वो जुनिया के साथ कुछ भी गलत कर पाता कि शौबाई वहाँ पर आ जाता है। वैसे तो शौबाई का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है, मगर जिस गुस्से के साथ वो इस ठरकी को मार रहा था तो लगता है कि ये तो इसे आज जान से ही मार देगा। फिर वो जुनिया के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, मुझे तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जुनिया जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो शौबाई को हक करके रोने लगती है कि तभी ही वहाँ पर ये सभी लोग आ जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। आगे फिर से जुनिया की शादी होने जा रही थी। वो अच्छे से ड्रेसअप होकर अपने दुल्हे यानी कि शौबाई का इंतजार कर रही थी कि तभी ही गार्ड आकर उसे कहता है कि दुल्हा फिर से भाग गया है। ये सुनकर जुनिया की माँ को दोबारा हार्ट अटैक आ जाता है। जुनिया काफी गुस्से से कहती है कि शौबाई, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें मर्द रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी बड़ी सी तलवार लेकर शौबाई को ढूंढने जा रही थी और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर ही खत्म होता है। गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी कर दीजिए। सेकेंड सीजन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है
कि चुनिए फिर से कैरेज को रुकवाती है। यह लड़का शाओबाई को किडनैप करके ले जा रहा था। शाओबाई कहता है कि चुनिए मुझे बचाओ। ये सुनकर वो उस लड़के से फाइट करना शुरू कर देती है, मगर उस लड़के का मार्शल आर्ट तो चुनिए से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो वो उसके सामने टिक नहीं पाती। ऐसे ही ये दोनों लड़ते हुए किसी ऊंची क्लिफ के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का शाओबाई को नीचे धक्का दे देता है। जुनिए तो ये बस देखती ही रह जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन फिर वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब शाओबाई मर चुका है और वो उसके पास कभी भी लौटकर नहीं आने वाला। फिर हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चुनिए फाइनली कैपिटल आ गई थी। उसका एक ही मात्र सपना था कि कैपिटल के पुलिस स्टेशन में काम करना, जो कि अब पूरा हो गया था। शांग शांग भी उसके साथ थी। वो आसपास की जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो रही थी, तो चुनिए उससे कहती है कि कैपिटल हमारे सिटी से काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम थोड़ी संभल कर रहना। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं। कि शंगशांग की नजर एक कैरेज पर जाती है। यह लड़का इन दोनों को देखकर उसकी तरफ लाइन मारते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुँच गई थी। वो सोचती है कि यहाँ का जो कमांडर है ली चंगशी, वो काफ़ी ज़्यादा शातिर, मार्शल आर्ट में नंबर 1, और ऐसा कोई केस नहीं है जो कि वो सॉल्व ना कर सके। उसने अपने चालाक दिमाग से यहाँ के बड़े बड़े गुंडों को पकड़ा है। इतना सोचकर वो अंदर जाती है जहाँ पर कमांडर ली चंगशी था। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि कमांडर ली चंगशी तो बिल्कुल शाओबाई जैसा ही दिखता है। जुनिए उसके पास शाओबाई शाओबाई कहते हुए छा रही थी कि ली चंगशी काफ़ी गुस्से से कहता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है और ऐसा बिहेवियर। वो कहती है कि क्या तुम शाओबाई नहीं हो, तो वो कहता है कि मेरा नाम ली चंगशी है। उसका ऐसा मीन बिहेवियर देखकर चुनिए शांत हो जाती है एंड फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि ली चंगशी अपने असिस्टेंट वी को वहाँ पर बुलाता है एंड कहता है कि चुनिए को तुम उसका रूम दिखा दो। अगले सीन में शंग शंग कह रही थी कि तो आप ये कहना चाहती है कि यहाँ का कमांडर ली चंगशी बिल्कुल हमारे शाओबाई जैसा दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओबाई अभी भी जिंदा हो और वो उस इंसिडेंट में मरा ही ना हो। तो चुनिए कहती है कि ली चंगशी शाओबाई से बहुत ही ज्यादा अलग है। एक आग है तो दूसरा पानी, पर फिर भी मुझे ये चेक करना है कि ली चंगशी शाओबाई है कि नहीं। अगले दिन जुनिए वी के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर ली चंगशी आता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैंने सुना है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चलो इस बहाने मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ली चंगशी कहता है कि मुझे डर है कि तुम हर्ट हो जाओगी, लेकिन जुनिए तो फिर भी उसे लड़ना चाहती थी। वो जैसे ही उसे मारने के लिए आती कि वो उसे टच भी नहीं कर पाती। तभी ही वहाँ पर एक कांस्टेबल आकर कहता है कि किसी ज़ौहे नाम के बंदे का खून हो गया है। ये सुनकर ली चंगशी और वी वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचती है कि इसका मार्शल आर्ट तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये शाओबाई हो ही नहीं सकता। आगे ये लोग ज़ौहे को देखने जाते हैं। ज़ौहे ने फांसी लगा दी थी। वी कहता है कि ज़ौहे का चाय का धंधा था, मगर ये इलीगल तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को बेचता था। हम लोग इसे पकड़ने ही वाले थे, मगर आज ऐसा हो गया। जुनिए उसकी लाश को देखकर उसकी ऑटोप्सी निकाल रही थी। वो कहती है कि दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसने सच में खुद को फांसी लगा दी है। ली चंगशी वी से कहता है कि इस पूरे कमरे की तलाशी लो, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देता है। अगले सीन में ये तीनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। ली चंगशी वी को किसी डॉक्यूमेंट लाने के बहाने वहाँ से भेज देता है। ली चंगशी को स्पाइसी खाना खाते हुए देखकर वो सोचती है कि स्पाइसी खाना तो शाओबाई को भी पसंद था, मगर फिर सोचती है कि ये मेरा शाओबाई नहीं है। आगे वो लोग किसी दूसरे टी हाउस में पूछताछ करने के लिए गए थे। जुनिए देखती है कि ली चंगशी का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका तो बिल्कुल शाओबाई से मैच करता है। टी हाउस का जो ऑनर था वो ज़ौहे की नाजायज औलाद थी, तो इन लोगों को ये शक था कि कहीं इसने तो उसका खून नहीं किया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये लड़का तो उन्हें सबूत देता है। इस सबूत के जरिए वो लोग किसी वू नाम के बंदे से मिलने के लिए चाहते हैं। ये लोग वू को अरेस्ट कर पाते कि उसका सर्वेंट उसे मारकर खुद भी मर जाता है। यह देखकर ली चंगशी कहता है
कि इन दोनों का इस तरह से मरना, इसका मतलब ये है कि इस केस के पीछे ज़रूर किसी बड़े इंसान का हाथ है जो कि अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता। फिर वो नहाने के लिए चला जाता है तो चुनिए दूर से ही उसे देख रही थी। उसे आज कंफर्म करना था कि ली चंगशी ही शाओबाई है कि नहीं। शाओबाई के कंधे पर उसका बर्थ मार्क था, मगर ली चंगशी के कंधे पर ऐसा कोई भी निशान ना देखकर वो थोड़ी अपसेट होती है। अगले सीन में वो काफी ड्रंक थी। वो कहती है कि शाओबाई मेरे सामने ही मर रहा था, मगर फिर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी ही उसके पास ली चंगशी आता है तो वो उसे कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे लगा कि मेरा शाओबाई जिंदा है, मगर तुम वो नहीं हो, तुम तो ली चंगशी हो। ली चंगशी कहता है कि क्या मैं सच में उसके जैसा दिखता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, मानो जैसे तुम दोनों जुड़वा हो। ली चंगशी उससे पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार करती थी? तो वो कहती है कि भले ही उसे मार्शल आर्ट ना आता हो, भले ही उसे पैसों से प्यार हो, उसकी ज़बान तेज थी, वो थोड़ा मुफट था, पूरा दिन मुझे चढ़ाता रहता था, वो हमेशा ही ऐसा दिखाता था कि उसे किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है, मगर जब भी मैं मुसीबत में पड़ती थी तो वो सही टाइम पर आकर मुझे बचा लेता था। उसे मौत से ज़रा सा भी डर नहीं लगता था। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मगर अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है क्योंकि वो मेरे सामने मर रहा था और मैं उसे बचा भी नहीं पाई। जब वो ली चंगशी की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि शाओबाई है, तो वो उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। अगले दिन वी ली चंगशी को रिपोर्ट दे रहा था। उसे जाओहे मर्डर केस में कुछ सुराग मिले थे तो वो उसे बता रहा था। उन लोगों को ये भी पता लग गया था कि इन सारी चीजों के पीछे आखिर में मास्टरमाइंड है कौन। आगे ये सभी लोग किसी थिएटर में जाते हैं क्योंकि थिएटर का ओनर ही मास्टरमाइंड था कि तभी ही उनका सामना ली चंगशी के कजिन ब्रदर जी से हो जाता है। जुनिया उसे देखकर सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो कि उस दिन उन पर लाइन मार रहा था। इन दोनों भाइयों के बीच में जरा सी भी नहीं बनती। जी कहता है कि मैंने सुना था कि 3 महीने पहले तुम मिशन के दौरान काफी बैडली इंजर्ड हुए, मगर आज इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? ली चंगशी कहता है कि क्या तुम मुझे ठीक देखकर खुश नहीं हो? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में काम करना है। ली चंगशी कहता है कि मेरा पुलिस स्टेशन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग आसानी से आ जा सके। तो वो कहता है कि मेरी एबिलिटी है और मैं ये करना भी चाहता हूँ, तो तुम मुझे रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे? ली चंगशी तो उसे बुरी तरीके से मना कर देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो ली चंगशी को मारने चाहता कि जुनिए उसे अपनी तलवार दिखाती है तो वो चुपचाप बैठ जाता है। आगे वो लोग उस थिएटर के मालिक को पकड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फाइट भी होती है। ली चंगशी को एक जहरीली सुई लगने वाली थी कि बीच में जुनिए आ जाती है और वो जहरीली सुई उसे लग जाती है। ये देखकर ली चंगशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उन सभी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और वो वी से कहता है कि यहाँ पर से जितने भी सबूत मिले उन सभी को तुम पुलिस स्टेशन आकर सबमिट कराओ। फिर वो जुनिए को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है तो जुनिए को याद आता है कि उसने एक दिन शाओबाई को इसी तरह से उठाया था। अगले सीन में ली चंगशी उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम आसानी से उस जहरीली सुई को डॉच कर सकते थे, मगर मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड निकली, मैंने उस सुई को अपने ऊपर ले लिया। ली चंगशी काफी शांति से कहता है कि आज ऐसा किया है, आगे से ऐसा मत करना। आगे वी सारे सबूत लेकर आ जाता है एंड उस असली कल्प्रिट को पकड़ लेता है। ये केस सॉल्व हो जाने के बाद जुनिया से पूछती है कि जी बता रहा था कि तुम्हें सीरियस इंजरी आई है। तो वो कहता है कि 3 महीने पहले हम लोग मिशन पर गए थे। एक देशद्रोही ग्रुप, हमें उसे पकड़ना था या फिर उसे ऑन द स्पॉट मारना था। जब हम लोग उन लोगों का सामना करने के लिए गए तो मेरे बहुत सारे सैनिक उसमें मारे गए। हम लोगों ने चिंगरेन ग्रुप के एक भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ा, मगर मैं भी उसमें काफी इंजर्ड हो गया था। जुनिया कहती है कि अच्छा, तो जी इसी सीरियस इंजरी के बारे में बात कर रहा था। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम भी थोड़ा ध्यान से रहना, आगे से उतावली मत बनना, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करना। फिर वो थोड़े जेलेसी वाले टोन में उसे कहता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि वी तुमसे मिलने के लिए रोज आता है। तो वो कहती है कि वी मुझसे नहीं बल्कि शंग शंग से मिलने के लिए आता है।
क्योंकि वी शंग को पसंद करता है मगर शंग को वी जरा सा भी पसंद नहीं। अगले सीन में वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। ली चंगशी जूनियर को हेयरपिन खरीद कर देता है तो वो कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती। तो वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो बदले में तुम गिफ्ट समझकर इसे रख लो। ये सुनकर वो उस हेयरपिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दूसरी तरफ वी और शंग वे शंग को पटाने में लगा था मगर शंग का दिल तो बिल्कुल एवरेस्ट की तरह ठंडा था, वो उसे कोई भाव ही नहीं देती। इनके पास जी आकर उसे फिर से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पुलिस स्टेशन में काम चाहिए। तो ली चंगशी कहता है कि ठीक है, आज से तुम लाइब्रेरी संभालोगे। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे तो बाहर जाकर केस को इन्वेस्टिगेट करना था, ये लाइब्रेरी संभालने का काम मैं नहीं करने वाला। ली चंगशी कहता है कि अगर तुम्हें ये काम भी नहीं करना है तो फिर रहने दो, मगर फिर वो मान जाता है। किसी कोठे में एक लाश मिली हुई थी। जब ये लोग वापस आते हैं तो इनको यही वाला केस मिलता है। जब ये लोग उस केस को सॉल्व करने के लिए जा रहे थे कि जी भी वहाँ पर आ जाता है। जूनियर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने किसी कांस्टेबल की यूनिफॉर्म को चुरा लिया है। जी कहता है कि मैंने चुराया नहीं है, बस थोड़ी देर उधार ली है। वैसे भी जिस बंदे का मर्डर हुआ है मैं उसे जानता हूँ, तो मैं केस को सॉल्व करने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। आगे वो लोग कोठे में पहुँच गए थे एंड वहाँ जाकर पूछताछ कर रहे थे। वो लोग कोठे की किसी लड़की से बयान ले रहे थे। वो लड़की कहती है कि हम लोग साथ में रात गुजारने वाले थे। शुरुआत में हम लोग ड्रिंक कर रहे थे मगर फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो सुबह हो गई थी और मैंने उस लड़के की लाश को देखा। फिर वो डरते हुए कहने लगती है कि मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा है और वहाँ पर क्या हुआ ये भी मुझे पता नहीं है। ली चंगशी पूछता है कि इस लड़के ने क्या हाल ही में ही किसी से फाइट की थी। तो कोठे की मालकिन कहती है कि हाँ, कल रात ही उस लड़के ने 3 लड़कों से फाइट की क्योंकि वो चारों ही लड़के हमारे कोठे की नंबर 1 ब्यूटी के साथ रात गुजारना चाहते थे। जूनियर कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उन 3 बंदों में से ही कोई एक मर्डरर होगा। ली चंगशी कहता है कि हमें इस सीन को रिक्रिएट करना होगा। ये वाला स्टाइल तो शाओबाई का है। सीन को रिक्रिएट करने के बाद ली चंगशी को पता लग जाता है कि आखिर में असली खूनी है कौन। आगे ये लोग उस बंदे से पूछताछ कर रहे थे। ये काफी डरते हुए कहता है कि कल रात कोठे में मैं ऐसे ही घूम रहा था कि मैंने देखा कि ये लड़का उस नंबर 1 ब्यूटी को कपड़े बदलते हुए देख रहा है। तो मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैंने उस लड़की को मारना शुरू कर दिया, मगर मैंने उसे इतनी जोर से भी नहीं मारा था कि वो मर जाए। मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा है। ली चंगशी उसे पूछता है कि जब वो उस लड़की को देख रहा था तो उसके एक्सप्रेशन क्या थे। वो बंदा कहता है कि पहले तो थोड़े स्नेकी पर बाद में वो काफी डर गया था। ये सुनकर इन दोनों को ही पता चल जाता है कि आखिर में असली कल्प्रिट है कौन। अगले सीन में इन लोगों ने उस कोठे की नंबर 1 ब्यूटी को पकड़ लिया था। दरअसल में इसी ने ही खून किया था क्योंकि उस लड़के को इस लड़की का सीक्रेट पता चल गया था। जब ये लोग उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो जोर जोर से हंसने लगती है, बिल्कुल पागलों की तरह। जूनियर उसे पूछती है कि तुम्हारा ऐसा भी कौन सा सीक्रेट था कि तुम्हें उस लड़के को मारना पड़ा। जी उसके पास आकर उसे बात करने चाह ही रहा था कि वो लड़की उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। ये दोनों उसका पीछा कर रहे थे। वो नंबर 1 ब्यूटी किसी मंदिर में जाकर पुजारी का फेस बदल लेती है। ये दोनों उसी मंदिर में जाकर पुजारी को देखकर उसे पूछ रहे थे कि क्या आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा, मगर तभी ही वो नंबर 1 ब्यूटी उन दोनों को मंदिर के नीचे जो तहखाना था उसमें बंद कर देती है। इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी, मानो जैसे ये जगह कोई बर्फ से बनी हुई गुफा हो। ली चंगशी कहता है कि हमें जल्दी से एग्जिट को ढूंढना होगा। तो बाहर जी उन दोनों को ढूंढ रहा था कि आखिर में वो तीनों लोग कहाँ चले गए। जूनियर ली चंगशी से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ पर फंस गए हो। मुझे इतनी जल्दी हड़बड़ी में मंदिर के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए था। ली चंगशी कहता है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, वो लड़की ही बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वैसे मैंने उस लड़की के शरीर पर एक टैटू को देख लिया था। हमलावरों का ग्रुप चिंगरेन ग्रुप, वो सभी लोग ऐसे ही निशान को अपनी बॉडी पर लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस लड़के को इसी सीक्रेट के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए इस नंबर 1 ब्यूटी ने उसे मार डाला। लेकिन तभी ही वो देखता है कि जूनियर तो ठंड से कांप रही है, तो वो अपना क्लोक उसे उठाने लगता है। जूनियर इसके लिए मना करती है, मगर वो जबरदस्ती उसे पहनाते हुए कहता है कि इसे पहन लो वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने शुरुआत में शाओबाई को किडनैप किया था। वो कहता है कि मास्टर, मैंने उन दोनों को पूरी सिटी में ढूंढ लिया, मगर मुझे उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसका मास्टर कहता है कि ढूंढना जारी रखो, अभी के लिए हमें उसके मास्टर का चेहरा नहीं दिखाया जाता। तो
तो दूसरी तरफ ये दोनों यहाँ पर ठंड से जम रहे थे। ली चंगशी कहता है कि तुम थोड़ी हिम्मत रखो, वी हमें जल्दी ही ढूंढ लेगा, मगर वो तो बेहोश होने लगती है। तो ली चंगशी उसे टाइटली हग करता है एंड कहता है कि जुनिए तुम्हें सोना नहीं है। मगर जुनिए की बॉडी इतनी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो वो कहता है कि तुम अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं ही तुम्हारा शाओबाई हूँ। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, शाओबाई तो मेरी ही नज़रों के सामने मर चुका था। लेकिन वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मैं इतने दिनों से तुमसे झूठ बोल रहा था। लेकिन जुनिए को तो उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि अगर ठंड से जमकर मैं यहाँ पर मर गई तो मैं अपने शाओबाई से मिल पाऊंगी। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। तो शाओबाई अपना ऊपर का कोट उतार कर उसे उठा देता है एंड फिर से उसे टाइटली हक कर लेता है। लेकिन इस चक्कर में वो ठंड से जम रहा था। अगले दिन कोई आकर इन दोनों को वहां से बचाता है। जब जुनिए को होश आता है तो उसके सामने ली चंगशी खड़ा था, जो कि व्हील चेयर पर था। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ, क्या ये सब कुछ ठंड में जमने की वजह से हुआ? तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पैरों ने तो 3 महीने पहले ही काम करना छोड़ दिया था। जब मैं मिशन पर गया था तब से ही मैं अपाहिज हो गया हूँ। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है कि क्या 3 महीने, मगर तुम तो कल तक अच्छे से घूम फिर रहे थे। इस पर ली चंगशी कहता है कि वो मेरा जुड़वा भाई शाओबाई था और मैं असली ली चंगशी हूँ। ये सुनकर जुनिए को फिर से एक झटका लगता है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, शाओबाई तो कब का मर चुका है, वो मेरी आंखों के सामने उस पहाड़ से नीचे गिरा था। ली चंगशी कहता है कि क्या तुमने उस दिन कैरेज ड्राइवर को देखा था, उसने ही शाओबाई को वहाँ से बचा लिया था और तब से ही शाओबाई यहाँ कैपिटल में है। बेचारी जुनिए को तो एक के बाद एक झटके मिलते ही जा रहे थे, मगर वो इस बात से खुश भी थी कि उसका शाओबाई जिंदा है। आगे ली चंगशी उसे शाओबाई के पास लेकर गया था। वो देखती है कि उसकी एक तरफ शाओबाई लेटा हुआ है तो उसकी दूसरी तरफ ली चंगशी है। ली चंगशी कहता है कि ठंड में जमने की वजह से वो बेहोश है कि तभी ही वहाँ पर वही लड़का आता है जिसने शुरुआत में शाओबाई को किडनैप किया था। उसे देखकर जुनिए तो उसे जान से मारने ही वाली थी कि ली चंगशी कहता है कि ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है और आज अगर ये नहीं होता तो तुम दोनों उस तहखाने से बाहर नहीं आ पाते। वो ली चंगशी से कहती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने शाओबाई को अपनी जगह क्यों लेने दी। तो दूसरी तरफ वही नंबर 1 ब्यूटी किसी मास्क मैन के पास गई थी। दरअसल में वो उसका मास्टर था और चिंगरेन ग्रुप का लीडर। वो कहता है कि समय रहते मुझे पता लग गया कि अभी जो ली चंगशी है वो फेक है, इसलिए मैंने कुछ प्लान बनाया है। वो अपना प्लान उस नंबर 1 ब्यूटी को बता रहा था। तो यहाँ ली चंगशी कह रहा था कि जब मैं मिशन पर चिंगरेन ग्रुप के मेंबर्स को मारने के लिए गया था तब मैं बुरी तरीके से जख्मी हुआ था, तुम्हें तो ये बात पता ही है ना, और तब से ही मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि लीडर तो अभी तक जिंदा है। अगर उसे पता चला कि मैं अपाहिज हो गया हूँ तो वो जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने शाओबाई से कहा कि वो मेरी जगह पर प्रिटेंड करे। जुनिया उसे कहती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि शाओबाई तुम्हारा जुड़वा भाई है? तो वो कहता है कि हाँ, और वो उसे ये भी बता देता है कि जब वो उसे नहाते हुए देख रही थी तो वो शाओबाई की जगह पर बैठा था। जुनिया कहती है कि तुम तो उसके भाई हो, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शाओबाई को तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता। अगर उन हमलावरों ने बदला लेने के चक्कर में शाओबाई को मार दिया तब क्या होगा? ली चंगशी उसे कहता है कि जल्दी ही मेरे पैर ठीक हो जाएंगे, फिर मैं शाओबाई को जाने दूंगा। जुनिया कहती है कि शाओबाई तुम्हारी तरह कोई चालाक लोमड़ी नहीं है, तुम उसके भाई हो, इसलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो गया, मगर तुम तो उसे मौत के मुंह में घसीट रहे हो। इस पर ली चंगशी कहता है कि मेरे डैड भी एक डिटेक्टिव थे और 2 साल पहले वो चिंगरेन ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो उसका पर्दाफाश करके उस ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, मगर 2 साल पहले ही चिंगरेन ग्रुप के नए लीडर ने मेरे डैड को मार दिया और मैं भी इस देशद्रोही ग्रुप को खत्म करना चाहता हूँ, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए, और इस काम के लिए मुझे अभी शाओबाई की मदद की जरूरत है। जुनिया उसकी बात को समझ गई थी। ली चंगशी के जाने के बाद वो शाओबाई के पास आकर उसे कह रही थी कि प्लीज तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। अगर तुम उठ गए तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी और हमेशा ही तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। ये सुनकर शाओबाई धड़ंग से उठ जाता है एंड कहता है कि सच कह रही हो? वो तो जोर जोर से कूदना शुरू कर देता है एंड कहता है कि ली चंगशी बनना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पता है जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो ली चंगशी के बॉडीगार्ड ने मुझे पीट पीट कर मार्शल आर्ट सिखाया था। फिर मैंने ली
चंगशी की तरह एक्टिंग करना भी सीख लिया। वैसे मैंने ये बात तुम्हें पहले इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अगर किसी को शक हो जाता कि मैं ली चंगशी नहीं हूँ तो चिंगरेन ग्रुप वाले हम पर हमला कर देते। पहले तो चुनिए उसे थोड़ी देर नाराज रहती है मगर फिर माफ कर देती है। जब ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे कि ली चंगशी आकर कहता है कि चिंगरेन ग्रुप वालों को हम पर शक हो गया है कि यहाँ पर दो ली चंगशी है, इसलिए शोबाई तुम थोड़ा संभल कर रहना और जी को भी इसके बारे में कुछ भी मत बताना क्योंकि मुझे उस पर शक है, वो बंदा भी कुछ ठीक नहीं लगता। जुनिया उसे कहती है कि शोबाई अब से तुम मेरे ही साथ रहना क्योंकि वो लोग तुम्हें जरूर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन ली चंगशी का बॉडीगार्ड जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था तो वो नंबर 1 ब्यूटी उसे किडनैप कर लेती है। तो यहाँ पर इनको पता चलता है कि शंग शंग भी कल से गायब है, तो ये सभी लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वी को शंग शंग की बहुत ही फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जब वो उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी ही कुछ लोग आकर जी को भी किडनैप कर लेते हैं। वी आकर जल्दी से ये बात इन दोनों को बताता है तो शोबाई कहता है कि हमें जल्दी ही पुलिस स्टेशन वापस जाना होगा। जब ये लोग पुलिस स्टेशन आते हैं तो इनको पता चलता है कि उसके एक के बाद एक सीक्रेट एजेंट की मौत हो रही है। जुनिया कहती है कि लगता है कि चिंगरेन ग्रुप वालों ने बदला लेना शुरू कर दिया है, वो एक के बाद एक ली चंगशी के करीबी को मारता जा रहा है। ये दोनों जल्दी से आकर ली चंगशी को ये बात बताते हैं तो वो कहता है कि जब डैड जिंदा थे और वो इस पुलिस स्टेशन के कमांडर थे तब चिंगरेन ग्रुप वाले हरकत में आए थे। डैड ने उसके पुराने लीडर को तो मार दिया था मगर अभी जो है वो नया लीडर है, उस नए लीडर ने ही हमारे डैड को मारा है और ये सब कुछ वो बदला लेने के लिए कर रहा है। शोबाई कहता है कि डोंट वरी भाई, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं जल्दी ही उस चिंगरेन ग्रुप का पर्दाफाश कर दूंगा। अगले सीन में वो दोनों इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। शोबाई कहता है कि मेरे डैड एक अच्छे डिटेक्टिव थे, मेरा भाई ली चंगशी वो एक कमांडर है और मार्शल आर्ट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और एक मैं हूँ जो कि कद्दू की तरह है। मेरे दिमाग में कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा। तो चुनिया उसे कहती है कि ली चंगशी ने कहा था कि चिंगरेन ग्रुप की नजर हमारे पुलिस स्टेशन पर है, उसने पहले भी पुलिस स्टेशन को हथियाने की कोशिश की थी। तो ये सुनकर शोबाई कहता है कि मैं समझ गया, हमारा ही कोई ऐसा करीबी है जो कि चिंगरेन ग्रुप का लीडर बनकर बैठा है। आगे वो दोनों इसी बात का पता लगाने के लिए चाह रहे थे कि उनका सामना नंबर 1 ब्यूटी से होता है। वो जल्दी से शोबाई को हॉस्टेज बना लेती है। जुनिया उसे बचाने के लिए चाहती कि उस नंबर 1 ब्यूटी की भिखारियों की टोली ने उसे पकड़ लिया था। इन दोनों को ही एक दूसरे की काफी फिक्र हो रही थी। तो वो नंबर 1 ब्यूटी कहती है कि मेरे मास्टर ने ठीक कहा था, तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हो। आगे वो उन दोनों को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर शंग शंग उस बॉडीगार्ड और जी को किडनैप करके रखा था। शोबाई जी को देखकर कहता है कि अब तुम नाटक करना बंद करो, मुझे पता चल गया है कि तुम कोई बेहोश नहीं हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी असलियत आखिर में है क्या। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, बिल्कुल पागलों की तरह। वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकले, तुम और ली चंगशी दोनों ही एक जैसे दिखते हो मगर तुम्हारे अंदर ली चंगशी वाली बात नहीं है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही चिंगरेन ग्रुप का लीडर हूँ। तो शोबाई कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। पहला, तुम पुलिस स्टेशन में आने के लिए बहुत ही ज्यादा मरे जा रहे थे। दूसरा, जब हम उस नंबर 1 ब्यूटी के केस को हैंडल कर रहे थे तो तुमने जानबूझकर उसे जाने दिया। इतना ही नहीं, तुमने तो सबूतों में भी छेड़खानी की। और तीसरा रीजन जिसे मुझे पक्का वाला यकीन हो गया कि ये तुम ही हो, उस नंबर 1 ब्यूटी ने मुझे बताया कि मेरे मास्टर ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हो। अब तुम्हारे अलावा तो ऐसा कोई भी नहीं था जो कि हमारे आगे पीछे मंडराता हो। जी फिर से पागलों की तरह हंसते हुए उसे पूछता है कि तो बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग। तो वो कहता है कि अच्छी थी मगर मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं। अब जी सारे फसाद की जड़ सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरे डैड और शोबाई तुम्हारे डैड दोनों ही साथ में कैपिटल आए थे। उन दोनों का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, टॉप क्लास का था, इसलिए राजा ने उसे ऑफर किया कि तुम दोनों में से कोई एक पुलिस स्टेशन को संभालेगा। और इसके लिए राजा ने मेरे डैड और तुम्हारे डैड को कहा कि हम दोनों साथ में लड़े और जो भी जीतेगा उसे पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। उस कंपटीशन में मेरे डैड का मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छा था मगर तुम्हारे डैड जीत गए, जिस वजह से पुलिस स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी उसे दी गई और उसे एक सम्मानित डिटेक्टिव बना दिया गया। वो ये डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते थे, ये सब कुछ मेरे डैड का होना चाहिए था क्योंकि मेरे डैड का मार्शल आर्ट
बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर मेरे डैड ने अलग से चिंगरेन ग्रुप को बनाया एंड वहाँ पर उसने अपने मार्शल आर्ट को सभी लोगों को सिखाया। मगर जब ये बात तुम्हारे डैड को पता चली तो उसने मेरे डैड को रोकने की कोशिश की। जुनिया उसे कहती है कि तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड बस अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करना चाहते थे। वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने महान हैं। पावर में अंधे होने के बाद उसने ये देखा ही नहीं कि वो दूसरे लोगों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। जी काफी गुस्से से कहता है कि भले ही मेरे डैड मर चुके हैं लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं बारी बारी करके तुम सभी को मार डालूंगा एंड फिर ली चंगशी को मारूंगा। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन मेरा हो जाएगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है तो शाओबाई कहता है कि ये तो पूरा पागल हो गया है, लगता है कि इसके अंदर अक्ल ही नहीं है। कि तभी ही वहाँ पर ली चंगशी अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है। जी उसे देखकर पहले तो शॉक्ड होता है मगर फिर कहता है कि चलो हमारे डैड जिस तरह से लड़े थे हम भी उसी तरह से लड़ते हैं। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम सभी को मारकर पुलिस स्टेशन को हथिया लूंगा और अगर तुम जीत गए तो मैं इन सभी को जाने दूंगा। ली चंगशी इसके लिए मान जाता है। वो सोचता है कि ली चंगशी तो अपाहिज है तो उसे हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ली चंगशी खड़ा होता है क्योंकि उसके पैर बिल्कुल हील हो गए थे। वो जी से फाइट करके कुछ ही सेकंड में उसे हरा देता है। जी कहता है कि मैं हार चुका हूँ, तुम अगर चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, मगर ली चंगशी कहता है कि इसे पकड़कर जेल में डाल दो और लॉ के अकॉर्डिंग इसे सजा दो। फिर कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि आज फिर से जुनिया की शादी होने जा रही थी। जुनिया की माँ और अंकल आपस में बातें कर रहे थे कि चलो इन दोनों की शादी फाइनली होने जा रही है। वैसे इन दोनों ने भी शादी कर ली थी। वो लोग बातें कर रहे थे कि जुनिया और शाओबाई की शादी के बाद वो दोनों भी हनीमून पर जाएंगे। जुनिया तैयार हो रही थी कि तभी ही ये दोनों भागते हुए आते हैं एंड कहते हैं कि कुछ बुरा हुआ है। जुनिया को लगता है कि फिर से दुल्हा भाग गया है, मगर ये दोनों कहते हैं कि दुल्हा इस बार भागा नहीं है। कि तभी ही वहाँ पर शाओबाई आ जाता है और कहानी के लास्ट में उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।